ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। आज हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी तरह की होती है, राइट। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ईएम वेव स्पेक्ट्रम। सबसे पहले आप लिखो यहां पर रेडियो वेव्स, उसके बाद लिखो माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद विजिबल रेडिएशंस, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वेव्स भी बोल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद इसको आप रेज भी बोल सकते हो, रेडिएशंस को गलत नहीं माना जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज भी बोल सकते हो। उसके बाद गामा, गामा रेज या रेडिएशंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 हम इन 7 तरह की रेज और वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का पार्ट मानते हैं, क्योंकि इन 7 के 7 वेव्स में जो कॉमन बात है वो ये है कि ये सभी के सभी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, ये सभी के सभी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, ये सभी के सभी वही प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं जो एक ईएम वेव को फॉलो करनी चाहिए, जो हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब जो क्वेश्चन बनता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, वो इनके ऊपर कुछ इस तरह से बनता है, या तो इनका फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ लेंगे, या इनका वेवलेंथ ऑर्डर पूछ लेंगे, या इनके यूजेस पूछ लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो अपने को हर एक वेव का सारा डाटा आना चाहिए कि इनका वेवलेंथ रेंज क्या है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर मैं वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए मैं हटा रहा हूं यहां से। अगर मैं वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। रेडियो स्टेशन अगर मैं यहां लगा दूं तो उसकी जो रेंज होगी वो आपके आसपास स्टेशन पानीपत, घरोंडा और कुरुक्षेत्र तक जाएगी। मैं ऐसा बोलूंगा कि जो रेडियो वेव्स है ना, उनकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब कुछ ऐसे, ये रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेज की। इनकी वेवलेंथ कुछ ऐसे होगी। वेवलेंथ का मतलब होता है दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये, इसको मैं क्रस्ट बोलता हूं, इसको मैं क्रस्ट बोलता हूं, इसको मैं ट्रफ बोलता हूं, और इसको भी मैं क्या बोलूंगा? ट्रफ। तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। और सबसे कम किसकी होती है? गामा रेडिएशंस की। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं नीचे की तरफ आऊं, यानी कि ऐसे, सो ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर रेडियो से लेकर गामा रेज तक का, ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ को याद रखना है तो बजाय कि लंबे छोटे सेंटेंसेस की मैं आपको सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं, आप सिर्फ ये वर्ड याद रखो, रमी वक्स जी। ठीक है, 2-4 बार बोलोगे माइंड में वैसे आ जाएगा, रमी वक्स जी। R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रो, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर विजिबल, U फॉर अल्ट्रावायलेट, X फॉर एक्सरे, G फॉर गामा। रमी वक्स जी, बिल्कुल सिंपल सा ऑर्डर। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर मैं R से G की तरफ जाऊंगा तो लैम्डा क्या करता है? डिक्रीज करता है बेटा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मैं गामा से R की तरफ जाऊंगा तो लैम्डा क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। कल को अगर पेपर आ जाए कि आउट ऑफ V, X एंड G विच हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो आप ये ऑर्डर लिखकर बता सकते हो कि मैक्सिमम किसकी होगी? मैक्सिमम तो इसकी होगी जो सब ये V की, और उसके बाद सबसे उसके कम X की, सबसे कम G की। तो रमी वक्स जिसे आप याद रख सकते हो। अदरवाइज और भी ट्रिक्स है इसकी, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, रिमेंबर
रिमेंबर मी, आई एम वेरी यूनिक एक्साइटिंग गाय। रिमेंबर भी, आई एम वेरी यूनिक एक्साइटिंग गाय, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बट मेरी मानो तो रमी बख्श जी सबसे बेटर है बजाय कि सेंटेंस याद करने के कोई। ठीक है, और भी इसकी याद करने की ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम चाहे तो। यहां पर मेरे ख्याल से रेडियो माइक्रो इन्फ्रा, ठीक है, पैटर्न ट्रिक, इसको रमी बख्श जी से याद रखो, इसको मतलब ज्यादा क्यों कॉम्प्लिकेटेड करे। ठीक है, तो यही रहेगा आपका रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल यूवी एक्सरे और गामा। इसको प्लीज लिख लीजिए जरा। ठीक है, ये एक बार ऑर्डर लिख लो। अब ना इस ऑर्डर में मुझे वेवलेंथ को तो पता लग गया, अब ना मुझे एक चीज और भी पता है यार, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है c बाय लेमडा, यानी कि जिस भी रे के लिए लेमडा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर फैमिली में रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये भी होगा, इसको मैं 2 मिनट के लिए रब कर रहा हूं, इसका मतलब ये भी होगा कि अगर रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर गामा रे की वेवलेंथ मिनिमम है तो गामा की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं आपको बोलूं राइट ईएम वेव पैटर्न इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे पैटर्न लिखना है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, यानी कि यहां पर आना चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि गामा, यहां पर आना चाहिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडियो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहां पर रमी बख्श जी, यानी कि सबसे पहले रेडियो, रेडियो की सबसे कम, फिर माइक्रो उससे ज्यादा, इंफ्रारेड उससे ज्यादा, विजिबल उससे ज्यादा, अल्ट्रावायलेट उससे ज्यादा, एक्सरे उससे ज्यादा, गामा उससे ज्यादा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर। अगर कोई मुझे बोले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मैं इसी को रिवर्स कर दूंगा, गामा, एक्स, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल सॉरी, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। नाउ दिस इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप कोई भी एक पैटर्न याद कर लो, आप रमी बख्श जी याद कर लो, रमी बख्श जी का मतलब ईएम वेव का स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, सबसे ज्यादा रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। ठीक है, अब एक चीज और समझने वाली, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास 7 तरह की वेव्स होती है ईएम वेव के अंदर। इन 7 में क्या बात कॉमन है, सभी के सभी अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट करती है, सभी के सभी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, सभी के सभी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, यानी कि इन सब के अंदर वही प्रॉपर्टी है जो एक ईएम वेव के अंदर होनी चाहिए। तो हमने 7 चीजों को कैटेगराइज किया, क्लियर है। अच्छा, अब एक बात और समझते हैं, हम यहां पर एक बात और समझते हैं, इसी के अंदर एक की पॉइंट ये निकल सकता है कि मोस्ट एनर्जेटिक वेव कौन सी होगी। अरे मोस्ट एनर्जेटिक वेव कौन सी होगी, मेरे ख्याल से जिसके लिए एच म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी वही सबसे एनर्जेटिक होगी। अरे एक रेडिएशन कौन सी एनर्जी कैरी करती है, एच म्यू, और म्यू सबसे ज्यादा किसका है, गामा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या है बेटा, मैक्सिमम, और इसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या है, मिनिमम। तो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है वो कौन सी है, गामा। ठीक है, लीस्ट एनर्जेटिक, लीस्ट एनर्जेटिक रेडियो। गामा रेडिएशन से निकलती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के बाद, ये मैंने आपको शायद न्यूक्लियस चैप्टर में भी बताया था। गामा रेडिएशन कैन कोज स्किन कैंसर, इट कैन डैमेज आवर बॉडी स्लोली एंड स्लोली, राइट। तो गामा रेडिएशन सबसे खतरनाक होती है। अब हमारे जब मैं अगर रोड पे भी चल रहा हूं तो रेडियो वेव्स तो मेरी चारों तरफ है, अगर मैं रेडियो ट्यून कर रहा हूं तो डेफिनेटली रेडियो वेव्स है, तभी तो वो ट्यून हो रहे हैं। तो रेडियो वेव्स हमारी बॉडी में डैमेज नहीं डालती।
इवन तक कि जो एक्सरे, अगर आप बॉडी का एक्सरे बार बार कराओगे तो आपकी बॉडी में आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी। कभी भी आप देखना, जब भी जो बच्चा 5 साल से छोटा हो तो उसका एक्सरे नहीं करा, डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता कि इसका एक्सरे कराओ जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। क्यों? क्योंकि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है ना। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी रेंज देखो जरा, बस गामा से कम है लेकिन वैसे तो ज्यादा है, तो इसलिए एक्सरे भी क्या थोड़ी एनर्जेटिक होती है। क्लियर है? तो एक बार ये पैटर्न लिखो, पैटर्न में बस ये मेंशन कर दो कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, गामा का वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, फिर इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अब एक एक करके कि इनका यूज कहां पर होता है और क्या इनका मेन पर्पज है। ठीक है, एक ही तरीका याद रखो यार, रमी बख्श जी। ट्रिक बहुत सारी बन सकती है इसमें, पर एक ही याद रखो, इसे कंफ्यूज होंगे। मैंने आपको वैसे 2 बोल दिया, रिमेंबर मी आई एम वेरी यूनिक एक्साइटिंग गाय, रमी बख्श जी। इसकी एक और ट्रिक भी थी जो लास्ट ईयर हमने बनाई थी, रोमत आई लव यू जेरोक्स गन। ठीक है, रोमत आई लव यू जेरोक्स गन, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, लव के से ये वी। ठीक है, विजिबल, U4, अल्ट्रा वोयलेट, X फॉर जेरोक्स, G फॉर गन। ठीक है, आप लिख लो 3-4 ट्रिक, कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, 3 ट्रिक दे दी आपको, एक रमी बख्श जी, रिमेंबर मी आई एम वेरी यूनिक एक्साइटिंग गाय, रोमत आई लव यू जेरोक्स गन। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो शुरू करते हैं रेडियो वेव से, इसको रब कर रहा हूं मैं। शुरू करते हैं हम रेडियो वेव से। हेडिंग दो जरा, रेडियो वेव। अब हर एक वेव के बारे में जानेंगे। ठीक है, हर एक वेव का यूज क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले है रेडियो। रेडियो वेव्स के बारे में लिखो जरा यार, सिर्फ एक ही पैटर्न में चलेंगे। सबसे पहले तो रेडियो वेव्स, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स होता है ऑसिलेटिंग सर्किट। आपके सिलेबस में एलसी ऑसिलेशंस कट चुका है। एसी में एक टॉपिक था एलसी ऑसिलेशन, जहां पर हम एक इंडक्टर और कैपेसिटर को ऐसे जोड़ते थे। ठीक है, तो वहां पर ना जो चार्ज है वो ऑसिलेट करता था। ऑसिलेट इन द सेंस कि यहां पर स्टोर हो जाता था 1/2 Li², यहां पर स्टोर हो जाती थी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब इंडक्टर की एनर्जी खाली होती तो कैपेसिटर में आ जाती थी। कैपेसिटर मतलब यहां पर एलसी ऑसिलेशन वाला एक कंसेप्ट था। इसको फिलहाल तो मतलब समझाने का कोई फायदा नहीं है, पर आप इसको याद रखो फिलहाल कि रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, ऑसिलेशंस के साथ, एक इंडक्टर और कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक है, तो हम सिंपल लिख देंगे भाई एक ऑसिलेटिंग सर्किट है जिससे ये वेव्स को निकाला जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 10⁴ से 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, और जो इसका वेवलेंथ ऑर्डर होगा, इसका वेवलेंथ ऑर्डर है 10⁴ से 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि ये किलोमीटर से मीटर तक वेरी कर सकती है। एक रेडियो वेव की वेवलेंथ 10 किलोमीटर भी हो सकती है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है इसकी देखो, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? इसके यूजेस लिखो जरा। अब रेडियो वेव के यूज कहां पर होगा? सबसे पहला यूज लिखो, इट इज यूज्ड इन cellular phone communication. It is used in cellular phone communication. ठीक है यार, फोन कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा यूज लिखो, इट इज यूज्ड इन टीवी, रेडियो, इट इज यूज्ड इन टीवी, रेडियो and ground wave propagation and communication.
इट इज यूज्ड इन टीवी, रेडियो एंड ग्राउंड वेव प्रोपगेशन एंड कम्युनिकेशन। आज से 3-4 साल पहले हमारे सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था कम्युनिकेशन, वहां पर बताया जाता था कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का मतलब क्या है। ग्राउंड वेव का मतलब है कि मैंने अर्थ पर यहां पर एक टावर लगा दिया, इस टावर से मैंने इस रेंज को इस टावर पे पहुंचाया, इस टावर से इस रेंज पे यहां पर पहुंचाया, तो हम बोलते थे कि मैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कर रहा हूं, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड पर वेव को भेज रहा हूं। जब मैं सैटेलाइट से इन टावर्स में वेव को भेजता हूं तो उसको बोलता हूं मैं स्पेस वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो जब मैं ग्राउंड से ग्राउंड पर ही सिग्नल भेजूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ग्राउंड पर, जैसे कि यहां पर जब आप जाओगे 7 सेक्टर तो 94.5 माई एफएम का जो स्टेशन है, मतलब ऑफिस है उनका, तो वहां से वो ऑसिलेटिंग सर्किट से फ्रीक्वेंसी पर अपनी बात रखते हैं। और मैं कहीं पर भी, मतलब मैं ग्राउंड पर कहीं पर भी अगर मैं सिग्नल को ट्यून करूंगा, अगर मैं करनाल या नेबरिंग रीजन में हूं तो 94.5 पर मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी। लेकिन अगर मैं कुरुक्षेत्र चला जाऊंगा, उससे आगे चला जाऊं तो 94.5 एफएम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि उसकी एक वेवलेंथ है जहां तक वो मैं उसको सुन सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यार रेडियो कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, ग्राउंड कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। ग्राउंड कम्युनिकेशन का मतलब कि मैं एक टावर से दूसरे टावर पर, लेकिन वो टावर क्या ग्राउंड पर ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। तो इसके 2-3 यूज ये थे। इसके बाद लिखो जरा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स लिखो जरा। माइक्रोवेव का सोर्स क्या है? सबसे पहले 3 ही चीजें लिखनी हमने, सोर्स, फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज। तो दूसरा जो है इसका वो है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? लिखो, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय oscillating current. Microwaves are produced by oscillating current in special vacuum tubes. Microwaves are produced by oscillating current in special vacuum tubes called magnetron. तो ये डिवाइस भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये डिवाइस ग्रेजुएशन के एंड में जाकर आप कभी पढ़ोगे। माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? करंट को ऑसिलेट करा के स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट्रॉन्स। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो जरा। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 10⁻⁹ से 10⁻11 हर्ट्ज, ठीक है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है म्यू। इसकी जो लैम्डा वेवलेंथ रेंज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻1 से 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब एक चीज जो नोटिस करें कि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन वेवलेंथ कम होना स्टार्ट हो गई, ओके। इसके यूज लिखो जरा। अब इसका पहला यूज लिखो जरा माइक्रोवेव का। सबसे पहला यूज और सबसे इंपॉर्टेंट यूज, दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव्स। They are used in microwaves. Second use, they are also used in radar system. They are also used in radar system because radar system में क्यों यूज करते हैं? इस पे सीबीएसई में क्वेश्चन बना हुआ है। Because they are not reflected by earth atmosphere. Because they are not reflected by earth atmosphere. मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है, वो ये चीज में अपने को हेल्प कर रही है कि अगर मैं स्काई में कोई सैटेलाइट पे कोई सिग्नल भेज रहा हूं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो सिग्नल सीधा सीधा कहां पर जा रहा है? स्काई में जा रहा है। इसलिए इनको रडार सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट यूज है रडार सिस्टम वाला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। रडार सिस्टम वाला इंपॉर्टेंट यूज है, क्वेश्चन आया हुआ पहले भी, व्हाई दे आर यूज्ड इन रडार सिस्टम। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं यार, माइक्रोवेव में खाना गर्म कैसे होता है? अब सिलेबस में नहीं है हमारे ये चीज, लेकिन हमको पता होना चाहिए। अगर आपने प्लस 1 में वेव चैप्टर थोड़ा सा भी ध्यान से किया हो, हमने वहां पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा होगा कभी, कि अगर 2 वेव्स है कुछ ऐसी, ये चीज मैं आपको खैर वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ाऊंगा, पर फिर भी 2 वेव्स है। दिस इज वेव 1 हैविंग एम्पलीट्यूड A1, राइट।
अगर इस वेव को मैं कंबाइन कर दूं दूसरी वेव के साथ जो बिल्कुल कुछ ऐसे टकरा रही है कि क्रस्ट पे क्रस्ट गिर रहा है, ट्रफ पर ट्रफ गिर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि वेव कुछ ऐसे सुपर इंपोज हुई कि क्रस्ट पर क्रस्ट गिरा और ट्रफ पर ट्रफ गिरा, जिसकी वजह से जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और एम्पलीट्यूड को क्या लिखूंगा मैं, A1 + A2। माइक्रोवेव खाना गर्म पता कैसे करता है, जितने भी हमारे फूड मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि अगर मैं सपोज करो क्या रख रहा हूँ, कोई भी गर्म चीज कुछ भी हो सकता है, सूप रख रहा हूँ। अब सूप के अंदर जो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, हर एक देखो जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स है उनके अंदर मॉलिक्यूल्स है और हर एक मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी होती है, हर एक मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। अगर मैं उनकी वाइब्रेशंस को थोड़ा सा बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो वाइब्रेशन इंक्रीज करने से जो हीटिंग इफेक्ट है वो बढ़ता है। अगर आप पानी को गर्म करते हो, पानी को गर्म करने का मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग सम हीट एंड यू आर गिविंग हीट टू वाटर मॉलिक्यूल्स, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेट करते 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 क्या होगा, आसपास के मॉलिक्यूल्स में फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन से क्या होगा, एकदम लिक्विड हीट करना स्टार्ट कर देगा। माइक्रोवेव में हम यही करते हैं कि जो ओवन में हमने खाना रखा उसके पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी और जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे सेट करूंगा कि सुपरपोजिशन हो इस तरह से और खाना जल्दी से गर्म हो जाए। मतलब उनके एम्पलीट्यूड में जाकर माइक्रोवेव का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाए और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, राइट। तो इस तरह से खाना गर्म होता है, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग कंडीशन। या कभी आपने क्वेश्चन ये सुना हो कि जब भी हिल्स में जो सोल्जर्स है वो मार्च करते हैं, जब भी कोई पुल आता है तो बोलते हैं कि तुमने पुल पर मार्च नहीं करना है, इसे पुल टूट सकता है। क्यों? क्योंकि पुल के पास एक वाइब्रेशन है, अगर उनकी वाइब्रेशन पैरों की उस पुल की वाइब्रेशन से मैच कर गई तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा और वो टूट सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है माइक्रोवेव का, खाना गर्म कैसे होता है। यूज हो गए इसके, अगला लिखो जरा, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेडिएशंस कहां से निकलती है, लिखो इंफ्रारेड रेज। इसका सोर्स लिखो जरा, हॉट ल्यूमिनेटिंग बॉडीज। हॉट ल्यूमिनेटिंग बॉडीज, जितनी भी गर्म और चमकदार चीजें होगी उनसे इंफ्रारेड रेज निकल सकती है। जैसे कि सिल्वर को गर्म कर लो, है ना, उससे जो रेज निकलेगी बाहर की तरफ, मैं बोलूंगा ये इंफ्रारेड रेज है। एक तो बहुत गर्म होनी चाहिए और एक ल्यूमिनेटिंग यानी कि चमकदार होनी चाहिए। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इंफ्रारेड की, फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो जरा क्या होगी, 10⁻11 से 10⁻15 हर्ट्ज। और जो वेवलेंथ होगी वो होगी -3 से -7 मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज इज दिस, वेवलेंथ रेंज इज दिस। यूजेस लिखो इसके। इंफ्रारेड रेस का यूज कहां पर होता है, नाइट विजन डिवाइसेस में होता है। नाइट विजन डिवाइसेस, जैसे कि सपोज करो मुझे कोई चीज डिस्कवर करनी है और ऐसी जगह पर डिस्कवर करनी है जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। जैसे कि अगर मैं माइनिंग में हूं, मुझे मतलब हीरो की खान में भेज दे और मुझे वहां पर डायमंड्स ढूंढने हैं खुदाई करके, तो मैं वहां पर जो रेज यूज करूंगा मैं इंफ्रारेड रेज यूज करूंगा ताकि मुझे नाइट विजन में हेल्प करे। नाइट विजन कैमराज में इसको हम यूज करते हैं। सेकंड, दे आर यूज्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स। दे आर यूज्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ इन smoky and foggy climate. They are used for taking photograph in smoky and foggy climate. अगला यूज लिखो, they are used in revealing. They are used in revealing secret writing on ancient walls. They are used in revealing सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशिएंट वॉल्स। अगर आपने कोई भी लाइक मूवीज देखी हो, द ममी या कोई ऐसी मूवी जहां पर मतलब कोई पिरामिड की खोज कर रहे हो, तो आप कभी भी नोटिस करना वो कुछ ब्रश से ऐसे साफ करेंगे उसको, पहले तो जगह को, उस पर जो लिखा होगा उस पर एक लैंप मार के देखेंगे, लाइट मार के देखेंगे, ताकि जो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े चमकदार से लगे। ठीक है, तो वो जो लाइट हम उसके ऊपर मार रहे हैं वो बेसिकली ये वाली है, इंफ्रारेड वेव्स है।
ठीक है, या जो कोई पुरानी किताब मिलती है तो उस पर हम क्या यही लाइट को मार के देखते हैं ताकि वो जो अक्षर बिल्कुल साफ पढ़े जाए, चमकदार नजर आए वो। आखिरी लिखो इसका जरा यूज, सबसे इंपॉर्टेंट यूज, इस पे इंपॉर्टेंट लिख देना। दे आर ऑल्सो emitted by remote switches which are used in TV and VCDs. They are also used by remote switches which is they are also they emitted by remote switches which are used in TV and VCDs. अगर आप किसी भी रिमोट को देखो, जैसे कि ये हमारे एसी का रिमोट है, हर एक रिमोट के आगे एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, देखो देख पा रहे हो, ये आपके घर में कोई भी रिमोट है उसके आगे भी मिलेगी। इसके अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन से निकलती है जिससे ये मैं एसी को कंट्रोल करूंगा। अगर आप बटन दबाते वक्त सडनली इसकी फोटो क्लिक करोगे तो आपको एक लाइट जाती हुई नजर भी आएगी, फोटो में कैप्चर कर सकते हैं इसको हम। हाँ, मैं वही यहां पर भी दिखेगी, वैसे अगर कैप्चर करेगा तो वो भी देख पाओगे आप। तो ये भी क्या आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन है जो आप रिमोट कंट्रोल्स में यूज करते हो, ठीक है, जिससे मैं ऑपरेट कर पा रहा हूं इसी को। विच आर यूज्ड इन टीवी एंड वीसीडीज। वीसीडी यार जो पहले सीडी प्लेयर आते थे, देखे कभी वीडियो सीडी प्लेयर? इतना बड़ा नहीं, वो तो बहुत पुराने जमाने में चला गया। तो यार सीडी प्लेयर बिल्कुल पतला सा होता था, उसमें सीडी डलती थी बस। हाँ, तू ऐसे कर रहा था, ऐसे तो वो 1975 वाला मुझे याद आ गया। आगे लिखो जरा। इसके बाद है विजिबल रेज। विजिबल रेज यानी कि जो हम देख सकते हैं, विजिबल रेज लिखो। विजिबल रेज का सोर्स क्या हो सकता है? एटम्स का एक्साइट होना, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होना, क्योंकि जब वो डीएक्साइट होकर आएंगे तभी विजिबल रेज निकलती है। लिखो जरा, विजिबल रेज का सोर्स क्या? एक्साइटिंग ऑफ एटम्स, एक्साइटिंग ऑफ एटम्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो जरा विजिबल रेज का। टेन रेज टू पावर 14 से 10 रेज टू पावर 15 हर्ट्ज। और जो इसका वेवलेंथ ऑर्डर है वो फिक्स है, 10 रेज टू पावर -7 मीटर। इस ऑर्डर का होता है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ना सुनो, विजिबल के अंदर ही हमारे पास ये पैटर्न होता है विबग्योर। जो व्हाइट लाइट है इसके अंदर ये पैटर्न होता है विबग्योर, जिसमें आर की वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम, और वी की वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम। ठीक है, मैं आपको इनकी वेवलेंथ भी बता ही देता हूं। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है नियर अबाउट 6.2 से 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर। और जो वॉयलेट की होती है जनरली वो होती है 4 से 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर। ठीक है, इसका ऑर्डर यही है, 10 टू पावर -7 मीटर की वेवलेंथ होगी। रेड कलर के लिए क्या होगी? 7.5 तक मैक्सिमम, और वॉयलेट के लिए क्या होगी? 4 से 4.5 तक। ठीक है, तो विजिबल रेज का यूज क्या है? लिखो, विजिबल रेज अपने को क्या हेल्प कर रही है? तुम मुझे देख पा रहे हो इसलिए क्योंकि विजिबल रेज है हमारे बीच में। तुम सुंदर सुंदर फोटोज ले पाते हो, अपनी इंस्टाग्राम पे डाल पाते हो क्योंकि विजिबल रेज है। अगर ना हो तो तुम ना फोटो डाल लो। रात को तुम क्यों नहीं डालते फोटोज अंधेरे में? हैं, काली आती है, कुछ दिखता नहीं है क्योंकि विजिबल रेज नहीं है उस वक्त। सन से आएगी ना विजिबल रेज। लिखो जरा, पहला इसका यूज, इसका यूज क्या? टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस, टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। सेकंड, फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स, सेकंड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ। थर्ड, इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड टेलीस्कोपी।
इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड टेलीस्कोपी। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड टेलीस्कोपी। तुम टेलीस्कोप को तभी यूज कर सकते हो जब जब विजिबल रेडिएशन हो, तभी तो लाइट एंटर करेगी ऑब्जेक्टिव लेंस में, तभी तो आईपीस से आप देख पाओगे। अगर अंधेरा हो तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। सेम वे में अगर आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, उसके लिए भी आपको लाइट, कभी भी आप ओनियन पील एक्सपेरिमेंट या कभी भी किसी सेल को आप अंधेरे में ऑब्जर्व नहीं कर सकते माइक्रोस्कोप लगाकर। जब तक रोशनी नहीं होगी, रोशनी उस सेल पर टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होकर ऑब्जेक्टिव लेंस में नहीं आएगी, तब तक आप नहीं देख सकते। आप मुझे इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि लाइट मुझसे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है और रेटिना उसकी इमेज बना रहा है, इसलिए आप देख पा रहे हो। अगर ये लाइट मुझ पर टकराना ही बंद कर दे तो मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। अगर इन फ्यूचर ह्यूमन कभी इनविजिबल हो पाया तो उसके पीछे सिर्फ एक खोज होगी कि मैं अपनी बॉडी पर एक ऐसी लेयर बना लूं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करना बंद कर दे। अगर मेरी बॉडी पर लाइट गिर तो रही है लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, आपकी आंखों में वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा रही है, तो आपके लिए मैं इनविजिबल हो जाऊंगा, लेकिन मैं यहीं पर होऊंगा। समझ पा रहे हो? तो साइंस में जो सबसे मेजर डिस्कवरी हो सकती है कि ऐसा लोशन बनाना, अपनी बॉडी को एक ऐसा लोशन से कवर करना जब लाइट गिरे तो वो एब्जॉर्ब हो जाए बजाय कि रिफ्लेक्ट हो, तब मैं इनविजिबल हो सकता हूं। ठीक है, दिस कैन बी अ मेजर डिस्कवरी। जो कोई क्या चीज, क्या करना चाह रहे तू? कोई ऐसी क्या रिफ्लेक्ट हमारी बॉडी करती है? तू मुझे इसलिए देख पा रहा है ना क्योंकि यहां से लाइट आई, सन से आ रही है, बल्ब से आ रही है, मुझसे टकराकर तेरी आईज में एंटर हो रही है, और आईज से एंटर होकर वो रेटिना पर इमेज बन रही है, फिर ब्रेन में मैसेज जा रहा है, फिर तेरे को याद आ रहा है अच्छा ये तो सर है, क्योंकि मुझे पता है ये सर है ना। आगे लिखो जरा। हाँ तो यार उसके लिए वही चीज, अब सोच, हार्म तो होगा अगर तेरी बॉडी में सिर्फ लाइट एंटर होती जा रही है, अब लाइट में कुछ तो एनर्जी है, हार्म तो होगा। तो देखते क्या होता है क्या नहीं। बॉडी अब वो तो अभी भी हो जाएगी, तो जैकेट वाले। यार कहने का मतलब ये है तेरी बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर वो एब्जॉर्ब करने लग जाएगी तो तेरे बॉडी ऑर्गन से डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ये सपोज कर कि जब से तू पैदा हुआ तब से तू सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, लेकिन वो निकल कहीं पर भी नहीं रही है, तो क्या होगा? डैमेज हो जाएगी बॉडी। आगे लिखो। है मैं मूवीज नहीं देखा करता है बॉलीवुड से, मैं हॉलीवुड मूवी देखता हूँ सिर्फ। आगे लिखो जरा। यूवी रेडिएशंस या यूवी रेज। यूवी रेज का क्या यूज है? यूज नहीं, सबसे पहले सोर्स लिखो ना। यूवी रेज का सोर्स क्या है? दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल काइंड ऑफ लैंप्स एंड हॉट बॉडीज। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ लैंप्स एंड हॉट बॉडीज। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? सन एक बहुत हॉट बॉडी है जिसमें से यूवी रेडिएशन अर्थ पर आ रही है और जो ओजोन लेयर को खराब कर रही है ना। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल काइंड ऑफ लैंप्स एंड हॉट बॉडीज। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 10⁻15 से 10⁻17 हर्ट्ज। ठीक है, और जो इसकी वेवलेंथ रेंज होगी वो क्या होगी? 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कभी इन फ्यूचर हो जाए अगर ऐसा कि आप फ्रीक्वेंसी रेंज आपके दिमाग में हो लेकिन वेवलेंथ रेंज भूल जाओ, तो आप ये निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर 10⁻15 से 10⁻17 है, तो वेवलेंथ क्या होगी? c/μ, यानी कि 3 × 10⁸ अपॉन में 10⁻17 कर दूं तो सोल्व करके आ जाएगा। देखो 10⁻⁻9 है ना। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि हाँ यही होगी। हाँ सबके लिए होगी ना, जिसकी तरह को फ्रीक्वेंसी पता उसके लिए वेवलेंथ निकाल सकता है। फॉर्मूला पता होना चाहिए c/λ, μ = c/λ। ठीक है, ओके आगे लिखो। इसका यूज नहीं लिखो, यूज लिखो पहले। तो यूवी रेडिएशन का यूज क्या है? तुमने अगर तुम्हारे घर में वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है तो उस पर लिखा होगा यूवी प्रोटेक्टेड, है ना। लिखो सबसे पहले, इट इज यूज्ड इन किलिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन वाटर प्योरीफायर। इट इज यूज्ड इन किलिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन वाटर प्योरीफायर।
कभी हेमा मालिनी की ऐड नहीं देखी लगता तुमने, कैंटारो है, एक्वागार्ड, एक्वा प्योर, पता नहीं कितने सारे हैं। इट इज यूज्ड इन किलिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन वाटर प्योरीफायर। आगे लिखो, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्टिंग फिंगरप्रिंट्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्टिंग फिंगरप्रिंट्स। जैसे कि कई मर्डर हो जाए तो बंदूक पे जो निशान होते हैं हाथ के, उस पर यही यूवी रेडिएशंस को गिराया जाता है और फिर स्कैनिंग की जाती है। आगे लिखो, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग, STERALISING, स्टेरलाइजिंग, STERALISING, स्टेरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तुमको एक बताता हूं, शायद तुमने कभी देखा हो या नहीं। जब भी कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट की सर्जरी करता है, जिन इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी करता है, जैसे कि सीजर हो गया या जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे वो सर्जरी करता है, तो सर्जरी करने के बाद उनको पहले तो वॉश करेंगे, उसके बाद उनको कहाँ रखा जाता है, एक धूप में नहीं रखते, एक बॉक्स में रखते हैं जिसमें लाइट गिर रही होती है कंटिन्यूसली, येलो कलर की या कोई भी कलर की, है ना, उसके अंदर उसको रख देते हैं ताकि उसके अंदर जो माइन्यूट से माइन्यूट बैक्टीरिया भी है वो भी क्या यूवी रेडिएशन से खत्म हो जाए। ठीक है, ओके। अब देखो वो इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो ये वेव्स एनर्जेटिक होती जा रही है ना, या अभी इस काबिल होगी कि बैक्टीरिया को मार दे। और इसका एग्जाम्पल यूज लिखो जरा, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर चेकिंग मिनरल सैंपल, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर चेकिंग मिनरल सैंपल। इसमें जो ये बैक्टीरिया वाला पॉइंट था ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि यही प्रीवियस ईयर में पूछा गया कई बार, यही प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखो यार, हर एक वेव के ना 4-4 या 3-3 यूजेस है, लेकिन हर एक वेव अपने किसी खास यूज के लिए जानी जाती है, समझो इस बात को। जैसे कि माइक्रोवेव जानी जाती है रडार के लिए, ठीक है, ऐसे ही जो ये वाली ये जानी जाती है किसके लिए, किलिंग बैक्टीरिया के। जैसे कि हमारे करनाल में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हर एक रेस्टोरेंट अपनी हर एक डिश के लिए नहीं जाना जाता। जैसे कि मद्रासी जाना जाएगा डोसे के लिए, है ना, कालरा जाना जाएगा पाव भाजी के लिए, या कोई और XYZ रेस्टोरेंट है उसकी कोई एक ही चीज बहुत फेमस होगी। ऐसी हमारे पास 7 वेव्स है, लेकिन उनका कोई एक यूज ज्यादा पॉपुलर है जो पेपर में बार बार आता है। ठीक है, वो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं। नेक्स्ट लिखो जरा, एक्सरे। अगला क्या है, एक्सरे। एक्सरे का प्रोडक्शन क्या होता है, लिखो, सोर्स क्या है एक्सरे का। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बोम्बार्डिंग a metal plate. It can be produced by bombarding a metal plate of element having high atomic number. सॉरी, ये लिखो, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बोम्बार्डिंग अ मेटल प्लेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बोम्बार्डिंग अ मेटल प्लेट हैविंग हाई एटॉमिक नंबर विद वेरी हाई एनर्जी कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स या विद एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी मेटल प्लेट को एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से हिट कराएंगे तो एक्सरेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो इसकी, 17 से 20, 10⁻17 से 10⁻20 हर्ट्ज। और वेवलेंथ क्या होगी इसकी, वेवलेंथ होगी 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻12 मीटर। वेवलेंथ देखो कितनी कम होती जा रही है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके यूजेस लिखो, एक्सरे का सबसे ज्यादा यूज तो वही होता है ये चेक करने के लिए कि फ्रैक्चर है कि नहीं, तो लिखो, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड डैमेज ऑर्गन इन द बॉडी।
It is used for detection of fractured bones. It is used for the detection of fractured bones and damaged organs in the body. नेक्स्ट लिखो जरा। सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग क्रैक्स in the metal sheet of trucks and aircraft. It is used in detecting cracks, C-R-A-C-K-S, in the metal sheet of trucks and aircraft. यानी कि जो बड़े बड़े ट्रक्स है, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके ऊपर हम एक्सरेज को थ्रो करते हैं। और तुमने यार 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो एक एग्जांपल भी था, अल्ट्रासोनिक वेव्स ऐसा कुछ, कि भाई हम जब भेजते हैं वेव्स को तो अगर रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही तो यानी कि क्रैक है उसके अंदर, अदरवाइज अगर सारी की सारी पास हो गई सही से तो नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो जितना बड़ा डिवाइस होगा, जैसे कि एरोप्लेन बहुत बड़ा डिवाइस है, अब मैं बाहर से नहीं बता सकता कि इसमें इंटरनली क्या डैमेज है। तो कई बार क्या होता है, मेटल के अंदर इंटरनल क्रैक, जैसे कि दीवार है, अब हो सकता है इस दीवार के अंदर की तरफ क्रैकिंग हो, लेकिन बाहर से मुझे प्लेन नजर आ रही है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसमें से वेव्स पास करूंगा। अगर वेव्स इजीली पास हो जाए सारी की सारी तो सब कुछ ठीक है। अगर क्रैक है तो मुझे वहां पर क्या रिफ्लेक्शन मिल जाएगी, या मुझे वो पैटर्न में गड़बड़ी मिलेगी जो मुझे मिलना चाहिए एज इट इज। इसका एक इंपॉर्टेंट यूज लिखो जरा आप, एक्सरे का आखिरी यूज जो है, ये यूज 2019 में आया था। इट इज यूज्ड इन इन्वेस्टिगेटिंग structure of crystals and their molecular arrangement. It is used for investigating structure of crystals and their molecular arrangement. आखिरी लिखो गामा रेज, सबसे इंपॉर्टेंट। गामा रेज पर हर 2 साल में क्वेश्चन बनता ही बनता है। गामा रेज कहां से निकलती है, लिखो। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बेटा सबसे ज्यादा है सब्सटेंसेस। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो 10⁻20 से 24 हर्ट्ज। और वेवलेंथ रेंज लिखो -12 से -14 हर्ट्ज, 14 मीटर। 10⁻⁻12 से 10⁻⁻14 मीटर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है भाई। अगर मैं गामा रेडिएशंस को कंटिन्यूसली एक दीवार पर भी हिट कराऊं तो उस दीवार में भी एक स्टेज के बाद होल हो जाएगा, इतनी ज्यादा ये एनर्जेटिक होती है। गामा रेस का यूज हम लेजर बीम में भी करते हैं बेसिकली। अगर मान लो डायमंड को कट करना है या किसी भी चीज को कट करना है तो लेजर जो प्रोड्यूस करते हैं हम गामा रेडिएशंस की प्रोड्यूस करते हैं। यूजेस लिखो इसके जरा। दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। मैं आपको बताता हूं, देखो कितनी अजीब बात है, गामा रेडिएशन से कैंसर होता भी है और कैंसर ठीक भी होता है। ट्यूमर्स एंड कैंसर। देखो अगर हम गामा रेडिएशंस को वाइजली यूज करें, सपोज करो यार कोई XYZ पर्सन है, उसकी बॉडी में एक ट्यूमर है, सपोज करो उसके दिमाग में एक ट्यूमर है। ट्यूमर का मतलब समझते हो, मतलब एक है ट्यूब।
हाँ, एक क्लोटिंग बनी हुई है या कोई ऐसी अनवांटेड चीज है जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, उसको डिस्ट्रॉय करना है। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रीजन में गामा रेडिएशंस को हिट कराएंगे ताकि वो ट्यूमर क्या वहां से खत्म होना स्टार्ट हो जाए धीरे धीरे, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट गामा रेज गिराएंगे। तो इस तरह से मैं ट्यूमर्स को रिमूव कर सकता हूं, कैंसर को क्यूर कर सकता हूं। ठीक है, सेकंड लिखो, दे आर यूज्ड इन killing microorganisms, they are used in killing microorganisms and preserving food for long time. They are used in killing microorganisms and preserving food for long time. अगर खाने को लंबे समय तक बचा के रखना है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बनने चाहिए, तो उसके लिए भी हम गामा रेडिएशंस को यूज कर सकते हैं। गामा रेडिएशंस में रख दो खाने को तो खाना आपका प्रिजर्व रहेगा थोड़ा, कब तक, मतलब कुछ टाइम तक। ऐसा नहीं कि तू उसको 1997 में केक रखा तूने, वो तू अब खाए 40 साल बाद, एक स्टेज तक 4 दिन 3 दिन। ठीक है, स्पेस में, अगर स्पेस में यार केक थोड़ी, स्पेस में फूड लेकर जाते हैं, स्पेस में केक लेकर जाना है। हाँ, तो यार स्पेस में पहली बात तो देख, स्पेस में जो लोग जाते हैं ना उनके लिए जो स्पेशल टाइप का जो फूड है, मतलब लिक्विड कैसा होना चाहिए, मतलब क्या उनकी वाइब्रेशंस होनी चाहिए लिक्विड की, खाना किस तरह का होना चाहिए, तो वो मतलब अलग से उनका मेन्यू होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा स्पेस में पिज्जा खाने का मन है। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, उनको प्रिजर्व किया जाता है। अब मान ले अगर मुझे 6 महीने के लिए स्पेस में जाना है तो मैं ऐसी चीज यूज करूंगा जिनकी एक्सपायरी डेट कम से कम 1 साल की हो। समझ रहे यार? तू प्रिजर्व कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है तू उसको बहुत ज्यादा प्रिजर्व कर सकता है। एक दारू है जो खराब नहीं होती, उसको चाहे तू 1970 जो महात्मा गांधी के टाइम की बोतल, चाहे उसको तो आज 1-2 घूंट लगा ले, वो बिल्कुल तेरे को बढ़िया टेस्ट आएगा, वो खराब नहीं होती, पर लगाना नहीं है, इट इज वेरी बैड। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, कितने यूज हो गए इसके? एक और लिख लो जरा। दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी इसको यूज कर लेते हैं कई बार, गामा बीम का रूप देकर। ठीक है, तो यार इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इस बार सिलेबस का पार्ट है। डिस्प्लेसमेंट करंट सिलेबस से कट चुका है, बट फिर भी अभी तो मैंने आपको सिर्फ यूजेस बताए हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज बताई है, वेवलेंथ ऑर्डर बताया है, और इसी पर क्वेश्चन बनेंगे। प्रीवियस से उठाकर देखो, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। कल एक दिन और लगाऊंगा जहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताऊंगा, और प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल्स बने हुए ईएम वेव पे, हालांकि न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल बने हुए उनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, वेव इक्वेशन पर। तो ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा इसमें, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आपसे। इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करने अल्टीमेटली।